नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका मेरे इस सेशन में। आज का जो ये हमारा सेशन है, आपने पीछे देखा है कि पाठ्यक्रम का परिचय। हमें आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है आपके पाठ्यक्रम का। अच्छा, ये किस परीक्षा के लिए होने वाला है? तो ये जो आपकी परीक्षा है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा, कौन सी एजेंसी इसको कंडक्ट करवाती है? तो एजेंसी का नाम है आपके एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये एजेंसी कंडक्ट करवाती है इस एग्जाम को। आपकी परीक्षा में जो सिलेबस है, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, उसके पूर्व थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न जो है उसको हम देख ले कि क्या कुछ आपका पेपर जो होने वाले हैं उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो वेट कीजिए, एक बात है आपके लिए। शुरुआत हम कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन जो लाइन है उससे देख शुरुआत करते हैं हम। सफलता में 1% योगदान प्रतिभा का होता है, शेष 99% श्रम का होता है। श्रम का अर्थात यहाँ पर श्रमिक नहीं बनना है हमें। श्रम का अर्थ यह है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, परिश्रम करना है पढ़ाई लिखाई में, है ना। तो विद्यार्थियों, थॉमस एल्वा एडिसन ने ये बात ऐसे ही नहीं कही है। उनको बहुत कुछ पता था, बहुत कुछ जानकारियाँ थी, उन्होंने समाज में आसपास बहुत कुछ देखा। और मैं भी यही कुछ देख चुका हूँ कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इस परीक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत विद्वान, बहुत हाईली एजुकेटेड या कि बहुत 12-14 घंटे पढ़ने वाले लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यदि सामान्य विद्यार्थी भी हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस परीक्षा की। यही कहा आपके थॉमस एल्वा एडिसन ने कि आप कैसे भी बैकग्राउंड से हो, कैसा भी हो, आप उस टाइम पर उस एग्ज़ाम के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है ना। बाकी पहले बहुत अच्छा प्रतिभावान थे, आपने खूब अच्छे अंक प्राप्त किए 10th में, 12th में, आपके ग्रेजुएशन में, कहीं भी, वो बहुत मायने यहाँ पर नहीं रखता है। हाँ, अच्छे थे आप तो निश्चित ही फायदा मिलेगा उसका, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वही लोग सेलेक्ट होंगे, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए, आपकी जो परीक्षा का ये जो आपका परीक्षा योजना है, इसकी बात हम कर लें सर्वप्रथम। तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया ये पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन है। उससे ही हम आधार को लेकर, उसे ही हम आधार बनाकर चीज़ों को समझ लेते हैं। तो परीक्षा योजना कैसी है, तो आप तो पहले से भी अवगत होंगे इस चीज़ से, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इस चीज़ को। परीक्षा होनी है आपकी। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। क्या बात करें विद्यार्थियों हम कि इस परीक्षा में आपके लिए 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। एक रहेगा खंड आ, एक रहेगा खंड बा। खंड आ में क्या रहेगा? खंड आ में रहेगा सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज या जीएस आप जिसे कहते हैं। जीएस का भी एक निश्चित सिलेबस है। तो ये जनरल जो स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है, ये कितने अंक रहेंगे इसके लिए? तो इसके लिए अंक रहेंगे आपके 50 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। मतलब सिंपली आपका प्रथम प्रश्न पत्र कह दीजिए इसे, या कि खंड आ का प्रश्न पत्र कह दीजिए। उस प्रश्न पत्र में 50 अंक होंगे, क्योंकि एक प्रश्न के लिए 3 अंक, है ना। क्या है? एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात आपका ये जो पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा 150 का, राइट। फिर उसके पश्चात बात करें विद्यार्थियों, आपका जो मुख्य विषय होने वाला है खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, ये आपके 100 अंक इससे आ जाएंगे, 100 अंक इससे आ जाएंगे। और ये चूंकि 3 अंक का एक प्रश्न होगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 300 अंकों का ये प्रश्न पत्र हो जाएगा। सबसे मुख्य रोल तो यही निभाने वाला है, आपको ये बात पता है। लेकिन इसका रोल कम नहीं होगा, है ना, कि आप समझ लें कि इसका रोल कम हो जाएगा, चलो अपने मुख्य विषय पर तैयारी कर लेते हैं, तो नहीं। आपको दोनों ही विषयों को अच्छे से मजबूत करना होगा, तब जाकर आपका चयन जो है हो पाएगा। ये तो आपने 300 प्लस 150 देखे तो 450 अंक आपके हो गए इस तरह से परीक्षाओं के द्वारा। एक आप समझ लो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 इनके द्वारा, है ना। फिर एक छोटा सा और परीक्षा ही समझो इसको, व्यक्तित्व परीक्षण होता है आपका, साक्षात्कार जिसे आप कहते हैं, इंटरव्यू जिसे आप कहते हैं, 50 अंकों का। तो 50 अंकों का इंटरव्यू, इस तरह से आपका 450 और 50 अंक जुड़कर कुल मिलाकर 500 अंकों का ये जो आपकी परीक्षा है वो होने वाली है, ठीक। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए सर्वप्रथम कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक में 50 अंक के क्वेश्चंस आएंगे और एक में 50 क्वेश्चन आएंगे और एक में 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो चूंकि एक प्रश्न 3 अंक का है, अर्थात 150 का पहला पेपर हो जाएगा, दूसरा पेपर जो है तो 300 का हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और 50 अंक आपके किसके? इंटरव्यू के जुड़ जाएंगे। इस तरह से टोटल 500 अंक का आपका पेपर होने वाला है, ठीक। ये परीक्षा योजना है हमारी। अब हम आपको क्या कवर करा रहे हैं, मैं आपको क्या कवर करा रहा हूं? सामान्य अध्ययन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? सामान्य अध्ययन वाला पार्ट। इसमें भी आपका 5 इकाइयों में ये विभाजित है, 5 इकाइयों में आपका सिलेबस विभाजित है ना। 5 इकाइयों में ये सिलेबस जो विभाजित है, इसमें हम कहां से शुरू कर रहे हैं? यहां से शुरू कर रहे हैं, है ना। यूनिट 1 में आपको शुरू कर रहा हूं, जिसे हम मध्य प्रदेश का इतिहास कहेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और परीक्षा की बात कर लेते हैं। कुछ और बिंदु हैं जो आपको जानना आवश्यक है। इसमें कुछ संक्षिप्त में, पूरी बातें मैं नहीं पढ़ूंगा, बस संक्षिप्त में बातें बता देता हूं आपको कि ये जो परीक्षा होने वाली है विद्यार्थियों, वो होने वाली है 3 घंटे की, है ना। तो जो आपका एक प्रश्न पत्र है, कौन सा? पहला खंड आ वाला,
उसको सहित मिलाकर आप ध्यान में रखिएगा कि 3 घंटे की कुल परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपको जो 100 अंकों का मुख्य पेपर है आपका खाद्य सुरक्षा और तकनीकी वगैरह वाला, वो आपका क्या है 2 घंटे एक प्रकार से समझ लीजिए और 1 घंटा आप समझ लीजिए ऐसा कि जो खंड आ है उसके लिए है। और आगे देखें तो सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब ये बात अब इतना याद रखना है कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही आपकी परीक्षा होने वाली है ये। इसमें अब आगे और पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, पूरा ही जो आपका पेपर चाहे खंड आ हो चाहे खंड बा हो वो पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे इसमें से पूछे जाएंगे, इतनी बात आपको याद रखना है। और आगे बढ़े तो इसमें अब ये जो प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंड आ, ये बातें तो अभी अपन पीछे देख ही चुके हैं, बस ये पढ़ लो एक लाइन कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं खंड बा विषय से संबंधित 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि इनसे कम अंक आप प्राप्त करते हैं तो मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा, है ना। इनसे अधिक मतलब 40% से अधिक आपको कहीं ना कहीं जो अंक हैं वो अर्जित करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कहीं मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उसमें भी जो मेरिट बनेगी उसके अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ ऊपर के विद्यार्थी होंगे उनका चयन किया जाएगा, राइट। इस तरह से तो ये थोड़ी सी बात थी। आप बाकी निश्चित ही कि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ऐसी अपेक्षा कर सकता हूँ आपसे कि आप ये पढ़ रहे होंगे। एक बड़ा पद है, बड़े पद के लिए आप जा रहे हैं तो ऐसी छोटी भूल तो नहीं करेंगे, आपको खुद ही पढ़ना होगा ये चीज़ को। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल, और दिक्कत कुछ नहीं आएगी। एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाना है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वाले हिस्से पर जाना है और आपकी परीक्षा का जो नाम है खाद्य सुरक्षा अधिकारी उस पर जाना है, उसको डाउनलोड करना है। पूरा आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, शुरुआत करने से पहले कोई भी परीक्षा की तैयारी आप करें एक बार अच्छे से, जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी उसने क्या क्या कहा है उसको आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आगे और चले तो एक बात ध्यान में रखना है कि माइनस मार्किंग है आपकी, क्या है यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन आपका किया जाएगा, माइनस मार्किंग है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। कैसे 3RW पैटर्न पर, इसे सरल अर्थ में आपका ये देख लीजिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। गलत उत्तर यदि आप देंगे, एक प्रश्न आपका गलत हो गया है तो उसके लिए 1 अंक कटेगा, ऐसा नहीं कि 3 अंक कट जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, लेकिन कटेंगे कितने, 1 ही अंक कटेंगे। तो माइनस मार्किंग है, ये बात का भी ध्यान आप रखिएगा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तब। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, है ना। आपका एमपीपीएससी सभी परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित करवाता है तो इसमें कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए। चलो, ये कुछ संक्षिप्त बातें थी जो जान लेना आवश्यक थी। अब हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं जो कि हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम क्या है विद्यार्थियों, ये मैं यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिट 1 आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यूनिट 1 में ये कुछ बिंदु लिखे हुए हैं बहुत व्यवस्थित, बहुत ढंग से आयोग ने ये सिलेबस आपका बनाया हुआ है। तो इस सिलेबस में आप देखिए सिंपल सा मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों काल लिख दिए हैं। फिर आगे चल के वो मध्यकालीन इतिहास कह रहा है, फिर आधुनिक कालीन इतिहास कह रहा है और फिर स्वतंत्रता आंदोलन कह रहा है। और आगे चल के अगला जो बिंदु है मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। इस प्रकार से कुल आप समझिए कि एक हमारा हिस्सा समझ लो, एक विषय, एक सब्जेक्ट समझो कि मध्य प्रदेश का इतिहास हमारा विषय है ना। अब ये ना भी लिखता तो हमें इसी पैटर्न पर ही पढ़ना था, ये सिलेबस भी नहीं होता आपके पास। एक बिंदु में मान लेते हैं कि सिलेबस उसने लिख दिया कि मध्य प्रदेश का इतिहास से प्रश्न आएंगे आपके, है ना। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं, यही तो पैटर्न है हमारा कि सबसे पहले हम हिस्ट्री को प्रॉपर विभाजित कर लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, है ना। यही तो विभाजन होता है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, आपका पाषाण काल, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पाषाण काल में भी आप जानते हैं कि 3 प्रकार होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक होता है आपका पुरा पाषाण काल, एक होता है आपका मध्य पाषाण काल और एक होता है आपका नव पाषाण काल। ये बात आपको ज्ञात होगी, राइट। तो पूरा पाषाण काल को विभाजित करेंगे और ये तीनों ही पैटर्न पर चीजों को हम पढ़ेंगे, अभी और विस्तृत रूप से मैं समझा दूंगा आपको। फिर आगे चलकर आएगा क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल है, यदि आप भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो क्या मध्य प्रदेश में कुछ है ऐसा, बिल्कुल, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको हम बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ से ऐसे अवशेष हमको सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ मध्य प्रदेश में दृष्टिगत होते हैं, ये बात को देख लेंगे। एंड देन आपका आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल बच्चों क्या होता है, जो वैदिक काल के बाद शुरू होता है। तो यहाँ पर ये जो 2 काल लिखे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कालखंड होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी जानकारियां हमारे काम की होती हैं। यहाँ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनसे संबंधित जो आपके स्थल होते हैं, आपके स्थल है मध्य प्रदेश में, उनको हमें देखना है।
आपके स्थल जो है जैसे आपने भीमबेटका का नाम सुना होगा, जैसे आपने हथनौरा का नाम सुना होगा, जैसे आपने आलमगढ़ की गुफाएं जो होंगी सुना होगा, ऐसे करके जो बहुत प्रसिद्ध स्थल है ना, उनको हमें देखना होता है। यहाँ पर कुछ पुरापाषाण काल के होंगे, कुछ मध्य पाषाण काल के, कुछ नवपाषाण काल के, थोड़ा बहुत और अतिरिक्त जानकारियों के साथ हम इनको बिल्कुल देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी लेंगे हम। फिर आ जाएंगे ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल जो है ना बच्चों, उनको हम 3 भागों में ही बांटते हैं। तो ये जो 3 बिंदु आपके लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल में ऐतिहासिक काल से ही हैं। कहां से हैं? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल से ही हैं। तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो वही है। अब हमको यहां से क्या शुरू कर देना है? ये जो इतिहास की बात है, इसमें अलग से उसने प्राचीन इतिहास नहीं लिखा, उसने ऐसा ही लिख दिया है, ये ऊपर वाली बिंदु को ही प्राचीन इतिहास के रूप में व्यक्त कर दिया है। किंतु हम पढ़ेंगे कैसा? हम प्रॉपर विभाजन करेंगे। इसमें भी हम प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास की भी शुरुआत कहां से होगी? वैदिक पीरियड से होगी, वैदिक काल से होगी आपके, ठीक है। वैदिक काल से हम शुरू करेंगे और जो भी घटनाक्रम घटा है आपके मध्य प्रदेश में, भारत का घटनाक्रम हमें पता होना चाहिए। आपने चूंकि अब हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ा होगा, पर मैं आपको पूरी बातें समझाते हुए आगे बढ़ूंगा कि भारत के इतिहास में कौन कौन से घटनाक्रम या कौन कौन से राजवंश ऐसे क्रम से आते गए। कि आपका पहले वैदिक पीरियड रहा, वैदिक पीरियड के बाद जो आपका महाजनपद काल आया, महाजनपद काल में बहुत सारे महाजनपदों का उदय हुआ, धीरे धीरे फिर ऐसे राजवंश आए, है ना। मौर्य वंश का उदय हुआ मगध में आपके, मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल आएगा, मौर्योत्तर के काल के बाद आपका गुप्त काल आएगा, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आएगा, हर्षवर्धन काल आएगा। ऐसे हम सीक्वेंस में आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका जो प्राचीन इतिहास होगा, ऐतिहासिक काल में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे? प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे कहानी को, प्राचीन इतिहास। फिर जो सिलेबस में लिखा है मध्यकालीन इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास की घटनाओं को देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास की, एंड देन आपका आधुनिक इतिहास की घटनाओं को देखेंगे, आधुनिक इतिहास का, है ना, आधुनिक इतिहास की, ठीक। तो यहीं पर ये बातें लिखी हुई हैं। ये आपका मध्यकालीन इतिहास रहा, ये आपका आधुनिक इतिहास रहा। वास्तव में आधुनिक इतिहास का ही तो भाग होता है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। तो यहां पर उसने अलग से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ना लिखता तो भी हम पढ़ते, लिख दिया है तो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस हमारा रहने वाला है ओवरऑल। और अंत में इतिहास में ये अतिरिक्त बात जो है तो सिलेबस में जुड़ी हुई है आपके, कि मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो इतिहास रहा है, यानी कि जो आपकी एक्चुअली जनजातियां नहीं, यहाँ पर जो संदर्भ है आपके सिलेबस का, है ना, जो मैं अब तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को समझ पाया हूँ, वो यही संदर्भ है कि जो आपके इतिहास में जनजातीय व्यक्तित्व हैं, जनजातियों का जो योगदान है, उसकी चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। जनजातियों का पॉइंट जो है ना आपके सिलेबस में पृथक से दिया गया है, तो हमें किसी जनजाति को यह नहीं पढ़ना है कि हर जनजाति के इतिहास पढ़ेंगे हम, कि भील जनजाति कब से उदय, कब से उत्पत्ति, वो वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं। आपके सिलेबस में पृथक से वो जनजातियों को लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली इतिहास में जो जनजातियों का रोल रहा है उस बात को देखना है, और साथ ही साथ जो जनजातीय साहित्य लिखा गया है उस पर हमें बात करनी होगी। तो इस तरह से सिंपल सा हमारा सिलेबस है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत अच्छे से उसने विभाजित करके आपको दिखा दिया है। एक बार मैं फिर से ओवरऑल आपको ये बात लिखकर बता देता हूं कि हम किस सीक्वेंस में चलेंगे, और वो सीक्वेंस जो हमारा रहेगा वो सारे ही इन बिंदुओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं फिर से इस बात को ही। तो मैंने क्या कहा आपको कि इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। क्या समझाया अभी आपको? कि इतिहास है हमारा, इतिहास के 3 भाग हम देखेंगे यहां पर। एक रहेगा हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो बिंदु रहेगा वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल रहेगा, और तीसरा जो कालखंड रहेगा हमारा वो रहेगा ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक, ऐसा ऐतिहासिक। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं, इसी पर ही पूरा इतिहास सिमट जाएगा आपको, है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना, कैसे सिमट जाएगा सर? तो ऐसे। तो ये प्रागैतिहासिक काल है बच्चों, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसी काल को ही हम आदि मानव काल, या इसी काल को ही हम क्या कहेंगे? पाषाण काल। तो इसके 3 भाग हमको दिखाई देते हैं। एक होता है पुरा पाषाण काल, एक होता है पुरा पाषाण काल, दूसरा जो होता है वो होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो होता है वह होता है नवपाषाण काल। तीसरा क्या होता है बच्चों? नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल। अब ये पाषाण काल आप जानते हैं कि मानव जो है पुराने काल में पत्थरों का सर्वाधिक उपयोग करता था, उस कारण से इस काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो वो पाषाण काल के 3 भाग रहेंगे। पूरा पाषाण काल बहुत बड़ा कालखंड रहा है, जो सबसे पुराना काल है ऐसा कह दो। फिर मध्य पाषाण काल होगा, फिर नवपाषाण काल होगा। ये आपका एक जो बिंदु लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक इतिहास, जब हम इन तीनों बातों को पूरा कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो प्रागैतिहासिक इतिहास है वो कंप्लीट माना जाएगा, है ना। तो अब ये प्रागैतिहासिक इतिहास में कितना समय लगेगा लगभग, तो ये आपके एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी जिसमें पूरा हिस्ट्री वगैरह की हम चर्चा करेंगे। उसमें ही हम कोशिश करेंगे कि पूरा पाषाण काल को हम शुरू कर लें, है ना। शुरू तो कर सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा सा समय लगता है इन चीज़ों में। तो पूरा पाषाण काल होगा, उसके लिए 1-2 सेशंस रहेंगे और 1-2 सेशंस में ये मध्य और नवपाषाण काल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जानकारियाँ थोड़ा सा कम रहती हैं, कम फैक्ट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। पूरा पाषाण काल में ही हमको बहुत सारे फैक्ट्स जो है तो देखने को मिलते हैं और आपके एग्जाम्स में आते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी उदाहरण देता जाऊंगा। जो राज्य सेवा परीक्षा जैसी परीक्षाएं हैं या कि असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक वगैरह की जो परीक्षाएं हैं, जो एमपीपीएससी आयोजित करवाता है, और यही सिलेबस है आपके एमपीपीएससी का, है ना। सभी परीक्षाओं के लिए जो पेपर 1 है, अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके लिए जो पेपर 1 का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस आपको दिया गया है। तो वो जो सिलेबस है विद्यार्थियों, उसके अनुसार हमें इसमें आगे बढ़ना है और ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। तो आद्य ऐतिहासिक काल आ जाएंगे हम फिर आगे चल के। ये तो और छोटा कालखंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात किसकी की जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की। इसमें बात किसकी की जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है तो मध्य प्रदेश से ना के बराबर प्राप्त हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ विद्वान हैं जो ऐसा कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा स्थल है। बाकी तो आप ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहते हैं कि नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ जो बिंदु हैं वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी चर्चा करूंगा, है ना। फिर यहाँ पर ये सबसे बड़ा कालखंड आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ से इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका प्राचीन इतिहास, एक होता है आपका प्राचीन इतिहास। ऐसा कहीं आपके सिलेबस में अंकित नहीं है, ऐसा कहीं भी आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन हमें ऐतिहासिक काल लिखा है कि नहीं लिखा, ऐतिहासिक काल के अंदर इसकी बात हमें जरूर करना है, ठीक है। फिर जो उसने अलग से लिख भी दिया है, मध्यकालीन इतिहास, तो फिर इसकी तो बात करनी ही होगी। मध्यकालीन इतिहास एंड देन आपका आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास में आपका एक और अगला बिंदु आपके सिलेबस में शामिल है, जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है उसको भी शामिल कर रखा है। तो मैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही उसको लेता हूँ। इसके सब पॉइंट के रूप में आप जरूर ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो है तो हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और अलग अलग भी करना हो तो हम कर सकते हैं। आधुनिक इतिहास में जो आधुनिक कालीन राजवंश हैं, जैसे भोपाल रियासत है, जैसे आपका होलकर वंश है, सिंधिया वंश है, ऐसे जो आधुनिक काल में राजवंश वगैरह रहते हैं उनकी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ जो आपको स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शुरू नहीं हुआ था जब, तो उसके पहले कुछ विद्रोही घटनाएं घटी थी, तो उनको हम आधुनिक काल के अंतर्गत ले लेंगे और फिर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पर चलेंगे अपन ऐसा। तो इस तरह से आपका इन बिंदुओं को पढ़ने के साथ लगभग 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। एक बिंदु जो आपका अतिरिक्त लिखा हुआ है, बस उसको हम अतिरिक्त, यानी कि जो आपके जनजातियों का इतिहास लिखा है और जनजाति साहित्य लिखा है, वही एक अतिरिक्त बिंदु है। तो ये 3 बिंदु पढ़ने से आपके ऊपर के जो सारे बिंदु थे वो कवर हो जाएंगे। ऊपर के ये जो सारे बिंदु हैं वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। फिर इस बिंदु को हम अलग से कवर कर लेंगे, जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य को। तो ऐसा हमारा सेशन होने वाला है विद्यार्थियों। बस डटे रहना है, आपको घबराना नहीं है किसी प्रकार से। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने जो प्रश्न आ चुके हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम का मतलब आपका एग्जाम तो बार बार होता नहीं है कि प्रतिवर्ष होता है, ऐसा नहीं है। तो जो भी एमपीपीएससी आयोजित करता है एग्जाम, बहुत प्रकार के एग्जाम आयोजित करता है, 20-25 प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति वो करता है। तो हम वहाँ से सारे अपने अनुभवों को लेंगे कि कैसे प्रश्न ये बनाता है एमपीपीएससी, और आपके एग्जाम के लिए वो पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों आपके सिलेबस का जो डिकोड था, सिलेबस को जो हमने तोड़ा कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए इस पाठ्यक्रम को, वो मैंने आज डिस्कस किया। इसमें बहुत ज़्यादा हमें अभी चर्चा नहीं करनी, हम प्रॉपर तरीके से अपने टॉपिक को जब शुरू करेंगे तो वो पूरे आपके वो पूरा एक लेक्चर आपका सेशन रहा करेगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से पूरा पाषाण काल से, या कह दीजिए प्रागैतिहासिक काल से, यहाँ से शुरू करेंगे हम अपनी कहानी को। और अंत कहाँ करेंगे, जनजातीय इतिहास पर। कहाँ करेंगे, जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य पर। इन सारी बातों को पढ़ते हो जनजातीय इतिहास और साहित्य पर हम उसको एंड कर देंगे। इस तरह से बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस बात को समझिए एक बार और अच्छे से, आप जो है तो आपको नोटिफिकेशन पढ़िए, आपका जो सिलेबस है उसको देख लीजिए। सिलेबस देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जिम्मेदारी तो आपकी ही होती है, छात्रों की ही होती है कि आप ही PYQs देखें।
मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि इतिहास तो बहुत गहरा इतिहास है। मेरे पास तो ऐसी इतनी मोटी बुक्स हो जाएंगी, यदि टोटल एमपी के इतिहास की बात करूं, इतनी मोटी मोटी 4 पुस्तकें हैं आपकी। प्राचीन इतिहास की अलग है, मध्यकालीन इतिहास की इतनी मोटी अलग है, और उसके साथ साथ आधुनिक इतिहास की इतनी मोटी अलग है, और उसके बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की। तो है तो इतना सारा, लेकिन हमको पढ़ना कितना है? पढ़ना उतना है जितना हमारे एग्जाम्स में आ रहा है। तो हमारे एग्जाम्स में कैसे पता चलेगा कि क्या आ रहा है? हमको PYQs देखने पड़ेंगे। मैं भी दिखाऊंगा आपको, आपको भी इतनी तैयारी अपने स्तर पर करनी होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार का, कोशिश कीजिए इस धरा का भी ख्याल रखें, पेड़ वगैरह लगाए। धन्यवाद।